बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस हमारा पार्ट 6 यहीं से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो मैं पिछली रिकॉर्डिंग के साथ ही कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो शॉर्ट टर्म में रिकॉर्डिंग करने का फ़ायदा ये होता है मुझे कि अपलोड करना इजी होता है। समटाइम एरर आ जाए अगर फुल अपलोड करके तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है जी। सो आप लोगों के लिए भी घंटे का सेशन एक दफ़ा लेना और घंटे का सेशन आप थोड़ी देर बाद ले लें तो भी आसानी रहती है आपके लिए। ठीक है। सो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं जी। मोमेंट हमने निकाल लिया, अब आपने जी निकालना है शेयर के लिए। लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर किसके लिए निकालना है? अब शेयर के लिए। पहले हमने मोमेंट के लिए काम किया था, अब हमने शेयर निकालनी है। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं इंटीरियर बीम, किस बीम की बात हो रही है? इंटीरियर की। ठीक है, आपने ये पहले ध्यान में रखना है, फिर उसका फार्मूला देख लेना है। सो चेक लेटर के जी इज बिटवीन 4 इंटू 10⁻⁹ एंड 32 इंटू 10⁻12। सो के जी हमारे पास क्या आ रहा था जी? हमने निकाला था, वैसे एक ट्राई की थी हमने। सो के जी हमारे पास आ रहा है 8.72 इंटू 10⁻10। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल बिटवीन इसी के दरमियान आ रहा है। ठीक है, तो ये हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो इसने कहा जी लेटर, तो हमने पहले ज़रा कोशिश की ज़रा के जी वगैरह निकाल के देखने की तो क्या चीज़ आती है। ठीक है, बहरहाल जो भी है आप देख सकते हैं 0.36 प्लस एस ओवर 7600। तो हमारे पास जी आ गया 1 डिज़ाइन लेन लोडेड के लिए। इसी तरह 2 और मोर डिज़ाइन लेन लोडेड के लिए ये वाला फार्मूला आ गया। इसके मुताबिक आ गया जी 0.840। तो आपने कौन सा लेना है जो दोनों में से बड़ा है? तो हमारे पास जी क्या आ जाएगा? इंटीरियर बीम के लिए जी क्या आ जाएगा? 0.840। दैट्स इट। अब आ गया जी एक्सटीरियर बीम के लिए। ठीक है जी। यूज लीवर रूल एंड मल्टीपल प्रेजेंस फैक्टर ऑफ 1.2 as already calculated for bending moment g will be equal to 0.778। सो आप देख सकते हैं कि जब हमने यहाँ पे निकाला था तो यही काम हम दोबारा करेंगे शेयर के लिए भी, तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी। ठीक है जी। तो रिएक्शन क्या आ जाएगा? ऑलवेज 0.648 भी आएगा ना। तो मल्टीप्लाई बाई 1.2 एक्स्ट्रा ओवरलोड फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इस केस में यही आएगा। ठीक है जी, लीवर रूल के मुताबिक। तो ये हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो एक्सटीरियर बीम का जो 1 डिज़ाइन लोडेड है शेयर और बेंडिंग मोमेंट के लिए ये दोनों सेम ही आएंगे। इसके बाद 2 और मोर डिज़ाइन लेन लोडेड है तो ई आ गया, तो यही तो ई क्रॉस जी इंटीरियर। तो जी इंटीरियर हमारे पास क्या आता है जी? 0.840। तो ई हमारे पास 0.807 आ गया इस फार्मूला से। तो आपने मल्टीप्लाई 0.678 आ गया। तो दोनों में से कौन सा बड़ा है? 0.778। तो हम 0.778 यूज़ करेंगे। ठीक है जी। सो ये सिंपल फार्मूला ही है, आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आ जाता है जी मैक्सिमम शेयर। तो अब आ जाते हैं एक्सल शेयर पे। मैक्सिमम शेयर जब हमने फाइंड करनी है तो हमने तीनों के लिए फाइंड करनी है, एक्सल के लिए भी, टेंडम के लिए भी और लेन लोडिंग के लिए भी आपने फाइंड करनी है। अब आप बताएं कि हम ट्रक को किस तरह से प्लेस करें कि मैक्सिमम शेयर आए, कि जो रिजल्टेंट है वो नियर टू द स्पोर्ट हो, तभी एक रिएक्शन मैक्सिमम आएगा और हमारे पास शेयर क्या आ जाएगी? मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि जो शेयर आती है हमारे पास दैट कम्स आउट टू बी चलें, होप्सो कि ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा।
क्योंकि ये देख के तो मुझे भी नहीं समझ आया कि इसने क्या किया है। बहरहाल हम यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं जी, और आई डोंट नो कि उसने ये क्या किया और ये कैसे शेयर निकाली है। बहरहाल दिस इज़ 145। सो ट्रक को आप इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है जी। ट्रक को आपने सिर्फ प्लेस ही करना है इसके ऊपर। दैट इज़ 4.3, दैट इज़ आल्सो 4.3। so this will be R1, this will be R2, and VA will be equal to, सॉरी चले हम सबसे पहले R1 निकाल लेते हैं। so suppose this A point, so this is A point, MA will be equal to 0, R1 into this distance is total length 12.25 minus 145 into 12.25 again minus 145 into 12.25 minus 4.3 और अगेन माइनस 35 इंटू 12.25 माइनस 4.3, 4.3 8.6 इक्वल टू 0। ठीक है जी। आर का डिस्टेंस इतने कितना है 12, यहाँ से लेके यहाँ तक 12.25, इसका भी डिस्टेंस कितना है 12.25, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12.25 माइनस 4.3, और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12.25 माइनस 8.6। ठीक है जी। तो इससे आपने R1 निकाल लेना है। इससे आपने क्या कर लेना है जी, R1 निकाल लेना है। तो R1 हम निकालते हैं जी, वन 45 मल्टीप्लाई बाई 12.25, सॉरी इसको हम ज़रा एक्सेल पे निकाल लेते हैं। इक्वल टू 145 मल्टीप्लाई बाई 12.25 प्लस 145 मल्टीप्लाई बाई 12.25 माइनस 4.3 प्लस 35 इंटू 12.25 माइनस 8.6। सो ये हमारे पास आ गया जी। अब हमने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, डिवाइडेड बाई आर के साथ जो 12.25 मल्टीप्लाई बना। सो ये बड़ी ब्रैकेट शायद ये अंडरस्टैंड नहीं करेगा, छोटी ब्रैकेट ही लगा देते हैं। सो दैट कम्स आउट टू बी 249.53, 249.53 किलो न्यूटन आ गया हमारे पास R1, और VA हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू
R1 ही आएगा, ठीक है जी। इस पॉइंट पे मैक्सिमम शेयर आएगी और इक्वल टू रिएक्शन ही आएगी, तो दैट कम्स आउट टू बी 249.5 किलो न्यूटन। So let me check. Yes, 249.5 kilonewton. So I don't know ये इसने क्या किया है। ठीक है जी, ये 0.649 और ये कहाँ से आ गई हैं चीज़ें। ठीक है जी, तो ये बहरहाल इसने x/L करके शायद इसने लिया है, इतना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है जी, तो ये फैक्टर है वो मल्टीप्लाई किए हुए इसने। ठीक है, इतना डिस्टेंस, तो बहरहाल हमने भी वही काम किया। ठीक है जी, तो ये x/L इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है जी, किसी को x/L वाला अगर याद है तो बहरहाल चलें, हमने बहरहाल निकाल लिया जी। अब आ गया जी टेंडम की बारी, तो अब हम टेंडम लोड निकाल लेते हैं जी। टेंडम का आसान है काम जी, 110 किलो न्यूटन है प्लस 110 किलो न्यूटन इधर आ गया, इनके दरमियान गैप है जी 1.2 का, टोटल डिस्टेंस है जी 12.25 और ये डिस्टेंस बन जाता है जी 11.05। तो ये रिएक्शन R1 आपने फाइंड करना है, तो R1 विल बी इक्वल टू 110। इसका डिस्टेंस कितना है इस लोड का, 12.25 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 12.25 x/L वाला फार्मूला। ठीक है जी, प्लस 110, इसका डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट से, 11.05 डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ 12.25। सो R1 हमारे पास आ जाएगा जी इक्वल टू 110 बटा 12.25 इंटू 12.25 प्लस 11.05 कॉमन ले लिया जी। ठीक है जी, तो R1 हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेटर कर लेते हैं जी। सबसे पहले ब्रैकेट वाला पार्ट, 12.25 प्लस 11.05 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई 12.25। सो ये हमारे पास आ गया जी 209.22 किलो न्यूटन। सो वी टेंडम क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्वल टू R1 209.22 किलो न्यूटन। तो अगर किसी को नहीं आया तो आप रिएक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है जी, आपको x/L वाला फार्मूला अगर नहीं पता किसी को, तो आप प्रॉपर रिएक्शन निकाल लें इस पॉइंट पे मोमेंट ज़ीरो लेके, तो भी आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, सो जैसा इसने लिया हुआ है शॉर्टकट, दैट इट कम्स आउट टू बी, वी टेंडम कम्स आउट टू बी 209.2 किलो न्यूटन। अब आ गया जी वी लैन लोड। हमारे पास आ गया जी UDL, सिंपली सपोर्टेड 9.3। तो ये रिएक्शन आ गया जी हमारे पास
9.3 इंटू 12.25 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स टू बी आर। ठीक है जी, टोटल लोड डिवाइडेड बाई हाफ रिएक्शन इधर आ जाएगा ना, तो ये आप कर लें जी। हाफ रिएक्शन क्या आ जाता है, सॉरी हाफ लोड का रिएक्शन जो है वो हाफ आ जाएगा, हाफ लोड के बराबर। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। सो जो टोटल लोड है उसका हाफ रिएक्शन, उसका हाफ जो है वो रिएक्शन के तौर पे इधर आएगा और हाफ जो है वो रिएक्शन के तौर पे इधर आएगा। ठीक है जी, दूसरी साइड पे। तो हम कर लेते हैं जी 9.3। होप सो कि आपको ये समझ आ रहा होगा। 9.3 मल्टीप्लाई बाई 12.25 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 57 किलो न्यूटन। कितना आया जी? हाँ, 57 किलो न्यूटन। सो आप वी लेन लोड जो है आपके पास है 57 किलो न्यूटन है। सो अब आपके पास क्या आ जाएगा जी? व्हील लेन लोड भी आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है? मैक्सिमम लाइव लोड एंड इम्पैक्ट शीयर आपने फाइंड करनी है। लाइव लोड एंड इम्पैक्ट शीयर फाइंड करनी है आपने। सबसे पहले आपने इंटीरियर गर्डर के लिए बात करनी है जी। इंटीरियर गर्डर के लिए जी हमारे पास क्या आया था जी? दोनों में से जो बड़ा है वो लेना है 0.840। 249 वी मैक्स, दोनों में से जो शेयर मैक्सिमम आई है। टेंडम की 209 आई है और एक्सेल की कितनी आई है? 249। तो 249 ज़्यादा, तो हम ये जो दोनों में से ज़्यादा वो ले लिया आपने। और फिर आपने 1.2 और 1.3 लेन लोड के साथ आपने कोई फैक्टर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब आपके पास इंटीरियर गर्डर के लिए ये वैल्यू आ जाएगी और एक्सटीरियर गर्डर के लिए ये वैल्यू आ जाएगी। दोनों में सिर्फ जी चेंज होगा फार्मूले में। ठीक है जी, तो आपके पास इंटीरियर गर्डर और एक्सटीरियर गर्डर दोनों के लिए शेयर आ गई। इसके बाद आ गया जी आपके पास, अब देखें लाइव लोड और इम्पैक्ट शेयर तो आ गई, जो टेंडम एक्सल आ रहे। लेन लोडिंग, लेन लोडिंग जो है बेसिकली उसमें आपकी छोटी मोटी गाड़ियां जो आसपास ट्रकों के दाएं बाएं जो चलती रहती हैं उनकी वजह से लाइव लोडिंग आ गई आपके पास। ठीक है जी, पेडिस्ट्रियंस भी हो सकते हैं, वटेवर जो भी है। ठीक है जी, जो छोटी मोटी बाकी जो गाड़ियां हैं लेन लोड उसको रिप्रेजेंट करता है। और टेंडम और एक्सल एक टाइम पे क्या होगा, वो भी ब्रिज के ऊपर से गुजर रहा है कोई। ठीक है जी, या टेंडम ट्रक गुजरा है या एक्सल ट्रक गुजरा है, तो हमने देखना है कि दोनों में से कौन किसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। ये हो गया जी सारा लाइव लोड का फैक्टर आ गया। अब आपने ब्रिज के ऊपर जो डेड लोड है उसकी वजह से मोमेंट और शेयर निकालनी है। अब हमने क्या करना है? डेड लोड की फोर्सेस निकालनी है। तो अब आ जाएं जी फॉर इंटीरियर गर्डर्स डीसी डेक कंक्रीट। ठीक है जी, डीसी मीन डेक कंक्रीट। अब डेक स्लैब आ गई जी आपके पास 0.205, उसकी थिकनेस आ गई 2.5, आपको पता है स्पेसिंग बिटवीन टू गर्डर्स आ गई। ठीक है जी, और इनटू 23.5। ठीक है जी, सो दैट कम्स आउट टू बी 2400 उसकी डेंसिटी आ गई और मल्टीप्लाई बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे आप, तो आपके पास 23.5 आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये चीज़ आ गया जी आपका
डेक स्लैब का आ गया जी लोड। सो हम इसको क्या करते हैं, पहला एक्सटीरियर गर्डर आ गया, इसके बाद इंटीरियर गर्डर आ गया, इसके बाद इंटीरियर गर्डर आ गया। दोनों के दरमियान स्पेसिंग कितनी है जी, 2500। अब आपको पता है कि आधा लोड ये वाला गर्डर इधर से उठाएगा और आधा लोड ये इधर से उठाएगा, तो टोटल कितनी विड्थ को सपोर्ट कर रहा है ये 2500 मिलीमीटर विड्थ को एक गर्डर इंटीरियर क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आधी एक तरफ से आधी दूसरी तरफ से। स्लैब की थिकनेस 205 आ गई जी, डेक स्लैब 0.205, ठीक है जी, 205 मिलीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करके इसको क्या आ गया 0.205 मल्टीप्लाई बाई 2.5, जितनी विड्थ स्लैब की वो लोड बेयर कर रहा है। ये फैक्टर इस वजह से आया 2400 मल्टीप्लाई बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1000। आप इस फैक्टर को कर ले तो देखें आपके पास क्या आता है जी, 2400 मल्टीप्लाई बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1000, तो आपके पास 23.5 ही आता है, ठीक है। सो ये फैक्टर वो है जो आपको केजी से आप किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपके पास डेक स्लैब का लोड आ गया इंटीरियर गर्डर पे, गर्डर एज्यूम इक्वल टू 15% ऑफ डेक स्लैब वेट। तो डेक स्लैब का जो वेट ये है इसका 15% आप लें तो 1.80 किलो न्यूटन आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो एज्यूम्ड वेट एट, बिकॉज अभी हमारे पास गर्डर का डिज़ाइन नहीं हुआ, अभी हमने गर्डर का सेक्शन निकालना है, ठीक है जी। सो जो सेक्शन हो उसका वेट जो मस्ट बी लेस देन दिस होना चाहिए, ठीक है जी। तो WDC आपके पास कितना आ गया 13.84 किलो न्यूटन पर मीटर। सो ये क्या आ जाएगा बेसिकली गर्डर के ऊपर UDL की फॉर्म में आ जाएगा डेड लोड। तो UDL आ गया आपके पास, तो आपने WL²/8 करके मोमेंट निकाल लिया और WL/2 करके आपने शेयर निकाल ली। इसी तरह DW, ठीक है, डेक वेयरिंग सरफेस, ठीक है जी, 75 मिलीमीटर असफाल्ट पेविंग, तो 0.075 वो आ गया, 2.5 जो है इसने विड्थ करनी है, और ये बेसिकली उसकी डेंसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। किलो न्यूटन पर स्क्वायर में, ये उसकी डेंसिटी है, ठीक है जी। तो असफाल्ट पेविंग की मेरे ख्याल में जो डेंसिटी होती है वो दैट इज़ 2300 मल्टीप्लाई बाई 9.81 डिवाइडेड बाई 1000, 22.5, इसने 22 ली हुई है, ठीक है जी। बहरहाल आप चेक कर लीजिएगा उसकी डेंसिटी क्या होती है, 22 डिवाइडेड बाई 9.81 मल्टीप्लाई बाई 1000, रिवर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं जी, 2240 होती होगी शायद। बहरहाल देखें आप कि उसकी डेंसिटी क्या होती है। सो ये डेंसिटी ली हुई है जी, तो ये आ गया जी उसका UDL की फॉर्म में, फिर WL²/8 करके आपने मोमेंट निकाल लिया और WL²/8 करके WL/2 करके आपने शेयर निकाल ली। सो ये काम आसान है डेड लोड का इंटीरियर बीम के लिए। अब आ जाते हैं जी एक्सटीरियर गर्डर। एक्सटीरियर गर्डर के ऊपर क्या है, सबसे पहले उसने डेक स्लैब भी सपोर्ट की हुई है, ठीक है जी। उसने
बैरियर को भी सपोर्ट किया हुआ है और उसने ओवरहैंग को भी क्या किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है जी, उसने ओवरहैंग को भी क्या किया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। सो अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ बैरियर, ये उसने बैरियर की डायमेंशन से निकाल लिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो बैरियर एक गिवन होगा हमारे पास सेक्शन में। ठीक है जी, तो ये बेसिकली टिपिकल बैरियर है और उसका उसने अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाला है। ठीक है जी, सो जो हम जनरली अप्रॉक्सीमेट एरिया लेते हैं बैरियर का, कहाँ गया जी, दैट इज 0.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, सो जो हम बैरियर का एरिया लेते हैं एरिया ऑफ, जो हम बैरियर लेते हैं वो 0.2 मीटर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है जी, 0.2 मीटर स्क्वायर आप लेके अप्रॉक्सीमेटली आप उसका डेड लोड निकाल सकते हैं। बहरहाल डेक स्लैब आ गई जी। डेक स्लैब देखें, सबसे पहले आपने देखना है ये वाला जो गर्डर है ये एक्सटीरियर गर्डर है। ठीक है जी, ये एक्सटीरियर गर्डर है। ये कितना सपोर्ट करेगा, हाफ ऑफ द विड्थ, दैट इज 1250 mm। इतनी विड्थ को क्या करेगा, ये सपोर्ट करेगा। ठीक है जी, सो जो लोड है वो बेसिकली इस सेंटर पे अप्लाई होगा, आधा इधर आधा इधर। तो इसके ऊपर जो रिएक्शन आएगा गर्डर के ऊपर वो कितना आना है जी, दैट विल बी डेक स्लैब, डेक कंक्रीट मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एल, 1250। टोटल विड्थ कितनी है, 2500। एक्स ओवर एल आपने ये चीज़ लाजमी करनी है। तो ये कट जाएगा 2 से, तो डब्ल्यू डी सी बाई 2 आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये पार्ट ज़रा सा टेक्निकल है। ठीक है जी, सो ये पार्ट आपका ज़रा सा टेक्निकल है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये जो 1250 बाई 2500 क्यों आया। ठीक है जी, ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, जो कि मुझे ख़ुद भी फील हो रहा है कि आपको नहीं समझ आई होगी कि मैं क्या बात कह रहा हूँ, तो चले मैं इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आउच। देखें, ये आपका एक्सटीरियर बीम है, ये आपका
इंटीरियर बीम है, आप इतना पोर्शन लें जी, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, टोटल विड्थ इसकी कितनी है जी 2500। इसका जो लोड सेंटर होगा वो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। अब आपने देखना है कि इतने पोर्शन का जो लोड है उसका रिएक्शन क्या आ रहा है गर्डर पे। आपने रिएक्शन पे फोकस करना है। आपने हरगिज़ ये नहीं देखना कि ये लोड जो है वो सारे का सारा इसने उठाया हुआ है, नहीं, ठीक है, बिकॉज ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर है, ये सिंपली सपोर्टेड नहीं है। जो डेक है वो सिंपली सपोर्टेड नहीं है। आपका ये बीम जो है ये सिंपली सपोर्टेड है, नो डाउट। आपका डेक क्या है, कॉन्टिन्यूस है। डेक क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ये नीचे रोलर प्रोवाइड कर रहे हैं इसको। डेक सिंपली सपोर्टेड नहीं है, ये आपने याद रखना है। इसलिए सीधा सीधा ये करके नहीं करना कि हाफ ये वाला हो गया और सारे का सारा लोड इसने इस गर्डर ने बेयर करना है, नहीं। इस लोड का अफेक्ट इस गर्डर पे भी आएगा, आपने वो कैलकुलेट करना है। अब आप देखें, ये वाला अगर मैंने आर निकालना हो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आर विल बी इक्वल टू, एक लोड है डब्ल्यू डी सी मल्टीप्लाई बाई एक्स ओवर एल आपने कर देना। इस पॉइंट से डिस्टेंस, जो दूसरा करीब वाला रिएक्शन होएगा ना उसके पास से आपने देखना है, उससे डिस्टेंस आपने इस फर्स्ट इंटीरियर गर्डर से आपने डिस्टेंस लेना है। ये जो एल है ऊपर वाला है, तो डिस्टेंस कितना है लोड का, ये भी 1250 होगा ना। तो x हमारे पास ये हो गया और ये आ गया हमारे पास l आ गया। आपने देखना है 1250 डिवाइडेड बाई 2500। सो x ओवर l फैक्टर आपने लाजमी इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आपको समझ आ रहा है कि हाफ लोड ये उठाएगा, हाफ लोड ये उठाएगा, ठीक है जी। सो ये फैक्टर आपने साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ये जो है डेक आपका वो सिंपली सपोर्टेड नहीं है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है जी। तो आपने देखना है कि रिएक्शन क्या आ सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो एक्स ओवर एल करके आपने ये लाजमी निकालना है। ठीक है जी। तो ये एक फैक्टर हमारे पास आ गया 1250 बाई 2500। अब आ जाएं जी आगे ओवरहैंग की तरफ। ओवरहैंग कितना है जी हमारे पास, ये। अब मैं ओवरहैंग के पोर्शन की तरफ आ जाता हूँ। तो अगर आपको ये एक्स ओवर एल वाली कहानी अभी भी समझ नहीं आई ना, तो आपको यहाँ पे बड़ी आसानी से समझ आएगी। तो आप नोट करेंगे कि वाकई यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। ये पहला एक्सटीरियर गर्डर आ गया, या चलें इसको फर्स्ट इंटीरियर कह लेते हैं, और ये एक्सटीरियर गर्डर आ गया जी। अब आपको पता है ओवरहैंग कितना है जी, 620 मिलीमीटर है। उसके बाद कर्ब एंड बैरियर आ जाएगा, या बल्कि ओवरहैंग आप यहाँ पे वेट निकालते वक्त आई थिंक
एंड टू एंड लेंगे, आपने ये वाला पोर्शन लेना है, ठीक है। बैरियर आपने कंसीडर नहीं करना, बैरियर इसके ऊपर, ठीक है जी, बैरियर इसके ऊपर है जब आपने डेड लोड निकालना है। अब यहाँ पे 230 मिलीमीटर है, ठीक है जी। ओवरहैंग के लिए हम थिकनेस क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, और ये डिस्टेंस कितना है जी 1000। अब बताएं जी लोड सेंटर कितना होगा जी 500 फ्रॉम एक्सटीरियर, और 2500 क्या हो जाएगा, ये वाला सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग आ गई इनकी। अब बताएं जी एक्स क्या बनता है हमारे पास 3000, और ये जो एल है वो 2500 ही आएगा, दोनों बीम के दरमियान जो स्पेसिंग है। अब आप देखिए जो एक्स ओवर एल फैक्टर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 3000 डिवाइडेड बाई 2500। ज़रा गौर करें इस चीज़ पे, अगर आप गौर करें तो आपको समझ आएगी कि ये रिएक्शन जो है विल बी इक्वल टू, ये फैक्टर कितना आ गया 1.2 टाइम लोड आ गया। तो आप देखें ना टोटल लोड तो पी अप्लाइड हो रहा है, रिएक्शन लोड तो जो लोड है उस सारे लोड के ऊपर से भी क्या कर रहा है, बढ़ गया रिएक्शन। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि इस ओवरहैंग की वजह से इस इंटीरियर गर्डर पे डाउनवर्ड रिएक्शन आ रहा है 0.2 पी का, ठीक है। दैट कम्स आउट टू बी 500 बाई 2500। अगर हम सीधा सीधा सारा का सारा लोड इस पे अप्लाई कर देते तो आर हमारे पास तो पी निकलना था, हमने 1.2 पी की बजाय हमने पी ले लिया होता तो हमने लोड कम ले लिया होता इस एक्सटीरियर गर्डर पे, जो कि डेंजरस चीज़ है, एक्चुअल लोड ज़्यादा आ रहा है, ठीक है जी। सो ये गलती आपने कभी नहीं करनी, तो लोड की मैकेनिक्स आपने कभी भी डिस्टर्ब नहीं करनी इस तरह के केसेस में, ठीक है जी। जब आपको इस तरह की चीज़ डिज़ाइन करें, कोई भी इससे सिमिलर चीज़ डिज़ाइन करें, आप ध्यान में रखें कि एक्चुअल फोर्स क्या आ रही है। आपने ये नहीं देखना कि सारा का सारा लोड इसी ने उठाया होगा तो उसका सारा फैक्ट जो है, सारा लोड हमने निकाल के वेट निकाल के उसके ऊपर डाल दिया और डिज़ाइन कर दिया। नो, सम टाइम रिएक्शंस आपको सरप्राइज कर देंगे, जैसा कि इस केस में है। इस गर्डर पे डाउनवर्ड रिएक्शन आ रहा है, मतलब टॉपलिंग हो रही है, इवन ये भी ड्रैग हो रहा है, और इस गर्डर पे 20% अफेक्ट ज़्यादा आ रहा है जो एक्चुअल लोड है उसका, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि आपने एक्स ओवर एल फैक्टर लाजमी निकालने हैं। अब आपको इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ आई होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई, तो ये लोड के सेंटर से लेके आपने टोटल डिस्टेंस से डिवाइड कर देना, ठीक है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है गर्डर के, और ये जो इस एंड दूसरे गर्डर से जो फर्स्ट इंटीरियर गर्डर है उससे डिस्टेंस से आपने कंपेयर कर लेना। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी वजह से इस पे डाउनवर्ड रिएक्शन आ रहा है, उलट हो गया काम, ठीक है। तो इस पे रिएक्शन जो है वो 20% बढ़ जाएगा। ये फैक्टर भी साथ लाजमी मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है जी। सो ये चीज़ें आपको
अंडरस्टैंड करनी है, यही टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है जी। सो दैट्स वाई 3000 बाई 2500 आ फैक्टर इज मल्टीप्लाइड 0.3 और आगे बिल्कुल जी 1 मीटर मतलब 1000 मिलीमीटर का ओवरहैंग है, बिल्कुल ठीक है जी। और 23.5 उसकी डेंसिटी है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है जी। फिर आ गया जी बैरियर, बैरियर का एरिया मल्टीप्लाई बाई एरियल डेंसिटी 23.5 मल्टीप्लाई बाई 3400, ओके जी। सो इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन कितनी ली गई है जी, सो इसकी विड्थ अप्रॉक्सीमेटली 200 ली गई है, ठीक है जी। और इसका सेंटर कितना बन जाएगा जी, तकरीबन इस गर्डर से इस बैरियर के लोड का जो सेंटर है वो तकरीबन 900 बन जाएगा। और जो टोटल बैरियर के लिए जो फैक्टर बन जाएगा 900 प्लस 2500 डिवाइडेड बाई 2500, सो ये 3400 बटा, सो इसने एवरेज विड्थ जो है वो 200 लेके उसने कर दिया है, तो 3400 बटा 2500 ये बैरियर का फैक्टर भी निकल आएगा साथ, ठीक है जी। सो ये फैक्टर लाजमी अप्लाई करना है। और ये देखें बैरियर के लोड की वजह से भी इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव रिएक्शन आएगा, ठीक है जी। इसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा, एक्चुअल लोड से भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपने फैक्टर लाजमी करके करना है। सो ये एनालिसिस टेक्निक आपने लाजमी याद रखनी है। अब आपके सारे पास आ गई आपके पास, तो सब आपने समेशन कर दिए, टोटल WDC जितना भी लग रहा है इसके ऊपर UDL, तो WL² 8 करके मोमेंट आ गया और WL/2 करके आपके पास शेयर आ गई। फिर आ गया जी 75 मिलीमीटर बिचूमिनस पेविंग, तो उसकी आ गई जी 75 मिलीमीटर, ये आ गई प्लस 2.5 प्लस 620 मिलीमीटर आपने, आपको पता है जो आपने इसके एंड तक, ठीक है 620 मिलीमीटर तक आपने क्या करनी है, वो प्रोवाइड करनी है, लुक प्रोवाइड करनी है, ठीक है जी। एसफाल्ट पेविंग प्रोवाइड करनी है। तो वो 0.62 मीटर वो ऐड हो गया, इंटू 22 इसकी डेंसिटी होगी और 1560 बाई 2500 इसका फैक्टर निकल आया, ठीक है जी। और अगर आप इसका फैक्टर निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। एसफाल्ट का, ठीक है जी। एसफाल्ट के लिए जो उसने काम किया है, ये पहला गर्डर आ गया मेरे पास और ये दूसरा गर्डर आ गया। इसके ऊपर जो ये रेड में मैं शो कर रहा हूँ ये एसफाल्ट की पेविंग आ गई। टोटल डिस्टेंस आ गया आपके पास 620 प्लस 2500, ये डिस्टेंस आपके पास आ गया 2500। इसका सेंटर बनेगा ये, तो ये बन गया जी 620 प्लस 2500 कितना हो गया जी 3120 डिवाइडेड बाई 2, दैट कम्स आउट टू बी 1560। तो इसके लिए ये 1560 बन जाएगा। सो ये कहीं पे यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है जिसका, तो इसके लिए x/L फैक्टर क्या आ जाएगा 1560 बटा 2500, ठीक है जी। तो ये आपका वो फैक्टर आ गया।
और फिर आपके पास WL²/8 करके मोमेंट आ गया और WL/2 करके आपके पास शेयर आ गई। ये आ गया आपके पास सारे के सारे लोड आ गए। पहले हमने लाइव लोड फाइंड किया, अब हमने डेड लोड की फोर्सेस क्या कर दी, हमने फाइंड कर ली। अब आप देखें डिज़ाइन ऑफ गर्डर, चंद एक फैक्टर आपने क्या करने हैं, देखने हैं। फाई डी, ठीक है जी, या पता नहीं इसको अब क्या बोलते हैं, ठीक है जी, ईटा डी या पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बहरहाल 0.955 फॉर स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट डक्टिलिटी लोड मॉडिफायर, 0.5R=0.95 फॉर स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट रिडंडेंसी लोड मॉडिफायर और 1.05 फॉर स्ट्रेंथ लिमिट स्टेट ऑपरेशनल। ठीक है जी, तीनों का मल्टीप्लाई कर लें, 1.05.95 तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.05 मल्टीप्लाई बाई 0.95 मल्टीप्लाई बाई 0.95, तो ये 0.95 ही बनता है। ठीक है जी, तो गुड हो गया जी। इसके बाद लोड कम्बिनेशन आ गया जी, 5 × 1.25 DC प्लस 1.5 DW प्लस 1.75 लाइव लोड। सो ये अब लोड कम्बिनेशन आ गया जी आपके पास। 1.25 फॉर डेक कंक्रीट, वेयरिंग के लिए 1.5 फैक्टर है जिससे आप 1.6 लाइव लोड के लिए लेते हैं। यहाँ पे आपने 1.75 लाइव लोड और इम्पैक्ट के लिए लेना है। ठीक है जी, तो डेड के लिए आप 1.2 लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप 1.25 फॉर डेक कंक्रीट और इस फॉल्ट वेयरिंग सरफेस के लिए आप 1.5 लेते हो। ठीक है जी, डेड लोड जो है वो फैक्टर। तो आपके पास आ गया डिज़ाइन फोर्सेस इंटीरियर गर्डर्स की 5.95 1.25 इंटू जो मोमेंट है DC का MDC, यहाँ पे MDC आपने लेना है और फिर यहाँ पे आपने MDW लेना है और यहाँ पे MLL प्लस IM वाला लेना है आपने। ठीक है जी, तो ये फार्मूलाज और सोल्यूशन जो है पूरा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसी तरह आपने इंटीरियर गर्डर के लिए शेयर भी निकाल ली। अब एक्सटीरियर गर्डर के लिए भी मोमेंट आ गया, एक्सटीरियर गर्डर के लिए शेयर भी आ गई आपके पास। सिलेक्शन ऑफ सेक्शन आ गया आपके पास, सेम सेक्शन विल बी सिलेक्टेड फॉर द इंटीरियर एल व द इंटीरियर गर्डर। सो मोमेंट जो दोनों का मैक्सिमम है वो ले लिया हमने और शेयर जो दोनों की मैक्सिमम वो ले ली। तो हमने इसके बाद क्या कर दिया जी, आपने जिस तरह स्टील का बीम डिज़ाइन करना है उसी तरह से आपने सेक्शन सेलेक्ट कर ली और फिर आपने देख लिया जी कि सेक्शन के ऊपर आपने चेक अप्लाई करने हैं, ओके हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो दैट्स इट। आपने सेक्शन डिज़ाइन करके आपने क्या करना है, ये चीज़ चेक कर लेनी है कि ये चेक अप्लाई करके कि ये सेक्शन जो है वो ओके है या नहीं है। ठीक है जी, तो दैट्स इट फॉर द पार्ट 6। तो आप यहाँ तक जो है ना सिलेक्शन ऑफ सेक्शन से पहले तक आज के इस टॉपिक को होप्स हो कि आपको पूरी समझ आ गई होगी। ठीक है जी, करते हैं सिलेक्शन ऑफ सेक्शन पे हम इसकी एक अलग रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम इंशाल्लाह देखते हैं इसको जी। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। दैट्स ऑल फॉर द पार्ट 6। पार्ट 7 के साथ हम इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे।